आता है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले क्वेश्चन तो ये आपसे आता है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई? तो आंसर क्या होगा? विलियम हार्वे द्वारा। परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई? तो आंसर क्या होगा? विलियम हार्वे द्वारा। तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर क्या होगा? विलियम हार्वे द्वारा। एक आता है परिसंचरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। परिसंचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। परिसंचरण के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। और एक आता है हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। देखो, रक्त परिसंचरण के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं और रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी और ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। याद है एक बार पहला क्वेश्चन क्या बना कि परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की? आंसर होगा विलियम हार्वे द्वारा। परिसंचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। और परिसंचरण तंत्र का जो पहला पार्ट शुरू होता है वो कौन सा होता है? हृदय। तो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। तीन क्वेश्चन बने, परिसंचरण की खोज, परिसंचरण का अध्ययन और हृदय का अध्ययन। अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय कितने प्रकार का होता है? हृदय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है भाई? न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक तंत्री के हृदय, न्यूरोजेनिक हार्ट या फिर तंत्री के हृदय। और एक कौन सा होता है? मायोजेनिक या फिर पेशीय हृदय। मायोजेनिक या फिर पेशीय हृदय। बात करें न्यूरोजेनिक या तंत्रिका हृदय क्या होता है? तो वे हृदय जिन पर नियंत्रण तंत्रिका तंत्रिकी न्यूरॉन के द्वारा या तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं के द्वारा, इस पर नियंत्रण वे हृदय जिन पर नियंत्रण कौन करे? तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका करे। वे हृदय जिनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं के पास में, उन्हें कौन से कहते हैं? न्यूरोजेनिक हृदय। कौन सी हृदय कहते हैं? न्यूरोजेनिक कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे कॉकरोच होते हैं, इसके अलावा कीट होता है, इनके हृदय कौन से होते हैं? न्यूरोजेनिक होते हैं। बात करें पेशी हृदय की तो वे हृदय जिन पर नियंत्रण स्वयं हृदय की कोशिका करे, स्वयं हृदय की कोशिका करे, उन्हें कौन से बोलते हैं? मायोजेनिक। जैसे स्तनधारी का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय कौन सा होता है? मायोजेनिक होता है। तो देखो, हृदय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, एक होता है मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक कौन से होते हैं? वे हृदय जिन पर नियंत्रण कौन करे? तंत्रिका तंत्रिका, उन्हें बोलते हैं न्यूरोजेनिक। उदाहरण की बात कीजिए तो कॉकरोच का हृदय होता है, कीट का हृदय होता है। बात में मायोजेनिक या फिर पेशीय हृदय की तो मायोजेनिक हार्ट कौन सा होता है? वे हृदय जिन पर नियंत्रण कौन करे? स्वयं हृदय। वे हृदय जिन पर नियंत्रण हृदय की कोशिका स्वयं करे, उसे हम कौन से हृदय बोलते हैं? मायोजेनिक। जैसे स्तनधारी का। वो एक बात याद रखना, हृदय की कोशिका और एक तंत्रिका तंत्र की कोशिका, दोनों में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता, वो आजीवन जीनोट अवस्था में रहती है। कोशिका विभाजन के अंदर चलता है जीनोट, तो जीनोट के अंदर ही पड़ रहते हैं क्योंकि हृदय में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता। तो हृदय हो गए दो प्रकार के, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। ये तो हृदय के प्रकार हो गए। अब कई बार क्वेश्चन आता है आलिंदों के आधार पर हृदय कितने प्रकार के होते हैं? तो आलिंदों के आधार पर हृदय होते हैं तीन प्रकार के, आलिंद और नीलय। परकोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठों के आधार पर हृदय कितने प्रकार? प्रकोष्ठ जिसे बोलते हैं वाल्व, प्रकोष्ठ क्या बोलते हैं? वाल्व। जैसे मनुष्य के अंदर दो आलिंद होते हैं और दो ही क्या होते हैं? नीले होते हैं। तो आलिंद और नीले की संख्या के आधार पर हृदय तीन प्रकार के, या फिर प्रकोष्ठों की संख्या के आधार पर हृदय कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। प्रकोष्ठों की संख्या के आधार पर जो हृदय तीन प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रकोष्ठ की संख्या के आधार पर हृदय होते हैं तीन प्रकार के। एक तो होते हैं वे हृदय जिनमें दो प्रकोष्ठ हों, एक तीन प्रकोष्ठ वाले हार्ट होते हैं, और एक होते हैं चार प्रकोष्ठ वाले। जिन हृदय में दो प्रकोष्ठ होते हैं उनमें एक तो क्या होता है? आलिंद। एक तो होता है इनमें आलिंद और एक क्या होता है इनमें? नीलय। एक तो होता है आलिंद और एक होता है नीलय। जिनमें तीन प्रकोष्ठ होते हैं उनमें क्या होते हैं? दो होते हैं आलिंद
और एक क्या होता है नीलय। बात करें चार प्रकोष्ठ की, तो चार प्रकोष्ठ में दो तो क्या होते हैं आलिंद और दो ही क्या होते हैं नीलय। प्रकोष्ठों की संख्या के आधार पर रीदय कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। दो प्रकोष्ठ वालों में एक आलिंद होता है, एक नीलय होता है। तीन प्रकोष्ठ वालों में दो आलिंद होते हैं और एक नीलय होता है। चार प्रकोष्ठ वालों में दो आलिंद होते हैं और दो ही क्या होते हैं नीलय होते हैं। अब एक आलिंद और एक नीलय किसमें होता है भाई, मछली में होता है। मछली में हृदय के कितने प्रकोष्ठ होते हैं, दो प्रकोष्ठ होते हैं। एक आलिंद होता है, एक नीलय होता है। इस कारण मछली के हृदय में कौन सा रक्त बहता है, हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इस कारण इसे हम कौन सा हृदय बोलते हैं, सीरिय हृदय बोलते हैं। क्योंकि अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, शिराओं में बहता है। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, शिराओं में बहता है। इस कारण मछली के हृदय को अशुद्ध रक्त बहने का क्या कहते हैं, सीरिय हृदय या फिर वेंट्रिकल हार्ट। वेंट्रिकल हार्ट, सीरिय हृदय या फिर वेंट्रिकल हार्ट के नाम से किसे जाना जाता है, मछली के हृदय। क्योंकि इसके हृदय में हमेशा कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। बात में तीन प्रकोष्ठ वाले, तीन प्रकोष्ठ जिसमें होते हैं उसमें कितने होते हैं, दो आलिंद होते हैं, एक नीलय होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे अपने पास में होता है उभयचर। उभयचर प्राणी होते हैं, उनके अंदर हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तीन प्रकोष्ठ होते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल, जो प्राणी रेंग कर चलते हैं उनमें कितने, उन्हें क्या बोलते हैं, रेप्टाइल बोलते हैं। रेंग कर चलने वाले जीवों क्या बोलते हैं, रेप्टाइल बोलते हैं। रेप्टाइल में हृदय के तीन प्रकोष्ठ होते हैं। उभयचर प्राणी में कितने होते हैं, तीन प्रकोष्ठ होते हैं। उभयचर का एक अपवाद होता है मगरमच्छ, घड़ियाल, उसमें हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं, चार प्रकोष्ठ होते हैं। इसके अलावा उसमें मेंढक होता है। मेंढक में हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तीन, क्योंकि मेंढक एक उभयचर प्राणी होता है। उभयचर में कितने प्रकोष्ठ होंगे, तीन प्रकोष्ठ होंगे। रेप्टाइल जो रेंग कर चलते हैं उनमें हृदय कितने प्रकोष्ठ होंगे, तीन प्रकोष्ठ होंगे। चार प्रकोष्ठ की बात करें तो कोई भी स्तनधारी जैसे मनुष्य में हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं, चार प्रकोष्ठ। स्तनधारी के अलावा कोई भी पक्षी आपके पास में हो तो हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं, चार प्रकोष्ठ होते हैं। पक्षी के अलावा अपने पास में जैसे आते हैं मगरमच्छ की बात करें तो यहाँ पे घड़ियाल की बात करें तो घड़ियाल में हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं, चार प्रकोष्ठ। तो प्रकोष्ठों की संख्या के आधार पर हृदय कितने प्रकार के, तीन प्रकार। एक तो होते दो प्रकोष्ठ वाले, एक तीन प्रकोष्ठ वाले और एक चार प्रकोष्ठ वाले। दो प्रकोष्ठ होते हैं उनमें एक तो होता है आलिंद और एक क्या होता है नीलय। तीन प्रकोष्ठ जिसमें होता है दो आलिंद और एक क्या होता है नीलय। चार प्रकोष्ठ होते हैं जिसमें दो आलिंद होते हैं और दो ही क्या होते हैं नीलय होते हैं। जिसमें दो प्रकोष्ठ होते हैं उसका उदाहरण आता है मछली, और एक आलिंद एक नीलय होता है। इस कारण इसमें हमेशा कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त बहने के कारण मछली के हृदय कौन सा हृदय कहते हैं, सीरिय हृदय कहते हैं, फिर वेंट्रिकल हार्ट के नाम से जाना जाता है। तीन प्रकोष्ठ वाले में दो आलिंद एक नीलय, उदाहरण की बात की तो उभयचर और रेप्टाइल। चार प्रकोष्ठ वाले बात में दो आलिंद होते हैं, दो नीलय होते हैं। याद रखना आगे वाले पार्ट को हम आलिंद बोलते हैं और पीछे वाले पार्ट को नीलय बोलते हैं। तो चार जो प्रकोष्ठ होते हैं उनमें आगे वाला पार्ट ये वाला बायां आलिंद हो गया, ये वाला बायां दायां आलिंद हो गया। भाई ये बाईं साइड में तो बायां आलिंद हो जाएगा, ये दाईं साइड में दायां आलिंद हो जाएगा। पीछे वाले पार्ट में बोलेंगे तो बायां नीलय हो जाएगा और बायां आलिंद, ये बायां नीलय हो गया और ये कौन सा नीलय हो जाएगा, दायां नीलय हो जाएगा। मतलब आगे वाले आपको आलिंद, आप और आलिंद और आप और आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, आलिंद, और पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नीलय बोलते हैं। तो चार प्रकोष्ठ में दो आलिंद होते हैं, दो नीलय होते हैं। किसी भी स्तनधारी में हृदय कितने प्रकोष्ठ होंगे, चार। इसके अलावा पक्षी में कितने होते हैं, चार। और इसके अलावा घड़ियाल मगरमच्छ होता है उसके अंदर कितने होते हैं, चार। अब देखो इसके बाद में हृदय की अगर बेसिक में बात करें तो मानव में हृदय की उत्पत्ति कहां पे होती है। पहला क्वेश्चन देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन पॉइंट बना के समझा रहा हूं। सीधा क्वेश्चन या तो आएगा नहीं, और आएगा तो सीधा पॉइंट में से आ जाएगा। और सीधा क्वेश्चन क्या आता है, रक्त परीक्षण तंत्र में से ये क्वेश्चन लगभग पेपर में आ जाता है। और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस ये होते हैं या तो रक्त में से आ जाते हैं और कई बार आपके रोग और विटामिन से क्वेश्चन सो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें मनुष्य में हृदय की उत्पत्ति, तो मानव में हृदय की उत्पत्ति कहां होती है, मानव में हृदय की उत्पत्ति। पहला क्वेश्चन, हृदय की उत्पत्ति कहां पे होती है, हृदय का निर्माण कहां पे होता है, तो मीजोडर्म में होता है। मीजोडर्म, मध्य जनन तंत्र, मध्य जनन तंत्र। हृदय की उत्पत्ति कहां पे होती है, तो मीजोडर्म में होती है, मध्य जनन तंत्र में होती है। दूसरी बात, हृदय के वजन की बात करें तो वजन पुरुष में कितना होता है भाई, मनुष्य में हृदय, पुरुषों में हृदय का वजन कितना होता है, लगभग 300 ग्राम। कई जगह आपको 350 ग्राम मिल जाएगा। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 20 से 30 ग्राम कम हो जाता है। महिलाओं की बात करें तो महिला में 250 से लगभग 280 के लिए।
हृदय का वजन कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम होता है। महिला में 250 ग्राम से 280 ग्राम के बीच में होता है। इसके अलावा हृदय होता है वो आगे से कैसा होता है? चौड़ा होता है और पीछे से कैसा होता है? संकरा। मतलब अग्र भाग जो इसका होता है, अग्र भाग में इसका क्या होता है? चौड़ा। और अगर पश्च भाग की बात करें तो इसका पश्च भाग कैसा होता है? संकरा। अगर आप बात करोगे हृदय की लंबाई, हृदय की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई इसकी होती है लगभग 12 सेंटीमीटर। लगभग कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर तो लंबा होता है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें कि हृदय की चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 9 सेंटीमीटर क्या होता है? तो चौड़ा होता है। हृदय होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी क्या होती है? लगभग 9 सेंटीमीटर। बंद मुट्ठी के आकार का होता है हृदय। वैसे लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, खोखला होता है, त्रिकोणा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अग्र भाग इसका क्या होता है? चौड़ा होता है। पश्च भाग इसका संकरा होता है। लंबाई इसकी लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी लगभग 9 सेंटीमीटर होती है। लाल रंग का खोखला त्रिकोणा बंद मुट्ठी के आकार का क्या होता है? हृदय होता है। मनुष्य में कौन सा रक्त परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा। मनुष्य में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब वो मानव में हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, लेकिन कोई भी भ्रूण होता है उसमें हृदय कितने दिन बाद होता है? तो कोई भी भ्रूण होता है उसमें 23वें दिन, भ्रूण में कितने दिन? 23वें दिन पश्चात या 23वें दिन किसका निर्माण हो जाता है? अभी हृदय का। भ्रूण में कितने दिन पश्चात हृदय का निर्माण होता है? भ्रूण में 23वें दिन के अंदर क्या हो जाता है? हृदय का निर्माण हो जाता है। तो देखो मानव में हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, भ्रूण के अंदर कितने दिन पश्चात हृदय का निर्माण? 23वें दिन। हृदय का वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। महिला में कम होता है, 250 से 280 ग्राम होता है। इसका अग्र भाग चौड़ा होता है और पश्च भाग होता है संकरा होता है। हृदय की लंबाई की बात करें तो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और चौड़ाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर होती है। लाल रंग का खोखला त्रिकोणा बंद मुट्ठी के आकार का होता है। एक क्वेश्चन यहां से आता है, हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य क्या होता है? तो हृदय का कार्य होता है रुधिर को पंप करना, रुधिर को पंप करना। हृदय का कार्य क्या होता है? रुधिर को पंप करना, केवल पंप करने का कार्य करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है? हृदय तक रुधिर नहीं पहुंच पाता है, हृदय तक रुधिर नहीं पहुंच पाता है। वैसे देखा जाए तो कोरोनरी धमनी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, क्योंकि हृदय पर नियंत्रण कौन करता है? ऐसे नोड करता है। और ऐसे नोड किससे जुड़ा रहता है? कोरोनरी धमनी से जुड़ा रहता है। मतलब हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करवाती है? कोरोनरी धमनी करवाती है। और जब कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? वो हार्ट को रक्त नहीं सप्लाई नहीं कर पाएगा और ब्लड का पंप नहीं होगा, तो व्यक्ति क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, हार्ट फेलियर से हो जाती है। तो हृदय का कार्य क्या होता है? रुधिर को पंप करना हृदय का क्या होता है? कार्य होता है। तो वैसे देखा जाए तो सीधा सीधा क्वेश्चन उठ जाता है, और वैसे ज्यादा नहीं। हृदय के चारों ओर एक तरल पदार्थ होता है। हृदय के चारों ओर क्या भरा रहता है? तरल पदार्थ भरा रहता है। हृदय के चारों ओर तरल पदार्थ का वो क्या काम करता है? इसको नरम बनाए रखता है। और नरम बनाए रखने का क्या होता है? ये संकुचन उत्पन्न करता है। हृदय को नरम बनाए रखता है, कोमल बनाए रखता है। कोमल कौन बनाए रखता है? इसके चारों ओर एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम द्रव। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम द्रव बोलते हैं। तो हृदय का कार्य क्या होता है? रुधिर को पंप करना। इसके अलावा हृदय में क्या पाया जाता है? कपाट पाया जाता है। हृदय में कौन क्या पाया जाता है? कपाट पाया जाता है। जैसे हेवर्सियन कपाट होता है, हेवर्सियन कपाट होता है, यूस्टेकियन कपाट होता है। इसके अलावा ट्राइस्पिड होता है। इसके अलावा बाइस्पिड होता है। इसके अलावा एरोटेड कपाट होता है। इसके अलावा फुफ्फुसीय कपाट होता है। हेवर्सियन कपाट कहां पे स्थित होता है? अग्र महाशिरा पे, ये पश्च महाशिरा पे। ये बायां ट्राइस्पिड है, दायां आलिंद व दायां नीले। बाइस्पिड बायां आलिंद व बायां नीले पर स्थित होता है। इसके अलावा फुफ्फुसीय कपाट फुफ्फुस धमनी के उपजन पर स्थित होता है। एरोटेड कपाट कहां पे होता है? एरोटेड कपाट कहां पे होता है? पश्च महाशिरा के कपाट। अगर क्या कपाट क्या काम करते हैं? तो कपाट होते हैं रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं, रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकने का कार्य कौन करते हैं? कपाट। कपाट हमेशा किसमें उपस्थित होते हैं? शिरा में उपस्थित होते हैं, धमनी में अनुपस्थित होते हैं। कपाट होते हैं वो धमनी में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, और शिरा में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, शिरा में उपस्थित होते हैं।
हृदय में कपाट होते हैं वो क्या करते हैं, धमनी में तो अनुपस्थित होंगे और शिरा में क्या होंगे, उपस्थित, केवल और केवल शिरा में उपस्थित होते हैं। इस कारण ये क्या काम करते हैं, रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं या फिर रुधिर को एक दिशा के अंदर प्रवाह करते हैं। रुधिर का प्रवाह एक दिशा में करने का कार्य, एक दिशीय प्रवाह करने का कार्य कौन करते हैं, कपाट करते हैं। कपाट की बात करें जैसे पहले सबसे पहले आता है कपाट हेवरसियन कपाट। हेवरसियन कपाट, हेवरसियन कपाट के बाद में जैसे दूसरा आता है यूस्टेकियन कपाट। यूस्टेकियन कपाट, एक आता है ट्राइस्पिड कपाट। ट्राइस्पिड, एक आता है बाइस्पिड। बाइस्पिड कपाट, एक आता है एरोटिड कपाट। एरोटिड कपाट, एक आता है पल्मोनरी एरोटिड कपाट। ये हृदय में कपाट होते हैं। कपाट उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। सबसे पहले आता है हेवरसियन कपाट। हेवरसियन कपाट कहां पाया जाता है, वैसे आपको कई जगह मिल जाएगा कि अग्र महाशिरा के उद्गम स्थान, अग्र महाशिरा के उद्गम स्थान। वैसे अग्र महाशिरा व दाएं आलिंद के मध्य स्थित है। दायां आलिंद, अग्र महाशिरा व दाएं आलिंद के मध्य में कौन सा कपाट स्थित होता है, हेवरसियन कपाट स्थित होता है। दूसरा आता है यूस्टेकियन कपाट। तो ये होता है पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा व दायां आलिंद। ट्राइस्पिड दाएं आलिंद व दाएं नीले के बीच में, दायां आलिंद व दायां नीले। बाइस्पिड बायां आलिंद व बायां नीले, बायां आलिंद व बाएं नीले के मध्य। एरोटिड कपाट कहां स्थित होता है, तो एरोटिड कपाट कहां होता है, और ये होता है या पल्मोनरी। देखो सामने हेवरसियन कपाट कहां स्थित होता है, तो हेवरसियन होता है अग्र महाशिरा व दाएं आलिंद के मध्य स्थित होता है। बाद में यूस्टेकियन कपाट की होता है पश्च महाशिरा व दाएं आलिंद के मध्य स्थित होता है। ट्राइस्पिड कपाट की बात में दाएं आलिंद व दाएं नीले के मध्य स्थित होता है। बाइस्पिड कपाट की बात में तो बायां आलिंद व बाएं नीले के मध्य स्थित होता है। एरोटिड कपाट की बात करें तो महाधमनी के उद्गम स्थान पर स्थित होता है। और पल्मोनरी एरोटिड कपाट की बात करें तो फुफ्फुसीय धमनी या फिर पल्मोनरी धमनी के उद्गम स्थान पर कौन से स्थित होता है, तो वो होता है पल्मोनरी एरोटिड कपाट। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धचंद्राकार कपाट कौन से होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से कौन से कपाट को जाना जाता है, तो एरोटिड कपाट और पल्मोनरी एरोटिड कपाट को संयुक्त रूप से कौन सा कपाट कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से जाना जाता है। एरोटिड कपाट व पल्मोनरी एरोटिड कपाट को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगी बात। तो देखो हृदय में कपाट क्या काम करते हैं, रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। कपाट होते हैं वो धमनी में अनुपस्थित होते हैं, शिरा में उपस्थित होते हैं। इस कारण ये रक्त की को एक दिशा प्रवाह के अंदर संचरित करते हैं। दूसरी बात, कपाट कौन कौन से होते हैं, जैसे हेवरसियन कपाट कहां स्थित होता है, तो ये होता है अग्र महाशिरा व दाएं आलिंद के मध्य स्थित होता है। यूस्टेकियन कपाट कहां स्थित होता है, पश्च महाशिरा व दाएं आलिंद के मध्य स्थित होता है। ट्राइस्पिड कपाट कहां स्थित होता है, दायां आलिंद व दाएं नीले के मध्य स्थित होता है। बाइस्पिड कपाट कहां स्थित होता है, बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य स्थित होता है। एरोटिड कपाट कहां होता है, तो महाधमनी के उद्गम स्थान पर स्थित होता है। और पल्मोनरी एरोटिड कपाट की बात की जाए तो ये होती है फुफ्फुसीय धमनी के उद्गम स्थान पर स्थित होता है। एरोटिड कपाट और पल्मोनरी एरोटिड कपाट को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से जाना जाता है। यहां से हृदय के अंदर दो धमनी आती है। हृदय की कितनी धमनी होती है, दो धमनी होती है। एक होती है लब और एक कौन सी होती है, डब। हृदय की पहली धमनी कौन सी होती है, लब, और दूसरी धमनी कौन सी होती है, डब। हृदय की पहली धमनी कौन सी होती है, लब। देखो धमनी की बात करें हृदय में तो एक होती है लब और एक दूसरी होती है डब। पहली धमनी तो कौन सी होती है, लब, और दूसरी धमनी कौन सी होती है, डब।
ये जो पहली ध्वनि होती है हल्की होती है और लंबे समय तक सुनाई देती है, और डब ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, भारी होती है और कम समय तक सुनाई देती है। इन ध्वनि को सुनने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, स्टेथोस्कोप। आर्मी जीडी के लेवल का तो क्वेश्चन यही आता है। आर्मी जीडी के अंदर तो लगभग क्वेश्चन यही आ जाता है कि हृदय की ध्वनि को सुनने का यंत्र कौन सा होता है, या हृदय की ध्वनि को किस यंत्र से सुना जाता है। तो हृदय की ध्वनि को किस यंत्र से सुना जाता है, स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। हृदय की ध्वनि को किससे सुना जाता है, स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। और हृदय की दो प्रकार की ध्वनि होती है, एक तो होती है लब और एक होती है डब। एक तो कौन सी होती है, लब, और एक कौन सी होती है, डब। हृदय की दो ध्वनि होती है, ध्वनि होगी, एक तो लब हो गई और एक डब होगी। देखो सामने लब ध्वनि होती है वो पहली ध्वनि होती है, पहला स्वर कब निकलता है, हृदय की पहली ध्वनि कब निकलती है, जब ट्राई स्पीड कपाट और बाई स्पीड कपाट दोनों बंद होते हैं तो कौन सी ध्वनि निकलती है, लब ध्वनि निकलती है। ये दोनों वाले, ये वाले दोनों कपाट बंद होंगे तो कौन सी ध्वनि निकलती है, लब ध्वनि निकलती है। और जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, मतलब एरोटेड कपाट और पल्मोनरी एरोटेड कपाट बंद होते हैं तो कौन सी ध्वनि निकलेगी, डब ध्वनि निकलती है। हृदय की दो ध्वनि होती है, हृदय के साउंड होते हैं दो होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के अंदर भी धड़कन का पॉइंट दिया जाता है। धड़कन का जो पॉइंट दिया जाता है वो साउंड का पॉइंट भी होता है कई बार। और साउंड का पॉइंट क्या होता है, लब और डब, मतलब पहली ध्वनि होती है लब और दूसरी ध्वनि कौन सी होती है, डब। इन लब और डब के अंदर वो पॉइंट मिलता है। तो लब ध्वनि क्या होती है, हृदय की पहली ध्वनि होती है लब। जब ट्राई स्पीड कपाट और बाई स्पीड कपाट बंद होते हैं तो कौन सी ध्वनि निकलती है, लब ध्वनि निकलती है। और जब लब ध्वनि निकलती है तो ये क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होती है तो लंबे समय तक सुनाई देती है। बात की जाए दूसरी ध्वनि, जब एरोटेड कपाट और पल्मोनरी एरोटेड कपाट, या फिर संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। तो जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं या फिर एरोटेड कपाट पल्मोनरी कपाट बंद होते हैं तो कौन सी ध्वनि निकलती है, डब निकलती है। ये हृदय की कौन सी ध्वनि होती है, दूसरी ध्वनि होती है। ये क्या होती है, भारी होती है, और भारी होने के कारण कम समय तक सुनाई देने वाली ध्वनि कौन सी होती है, डब होती है। अब बात आती है कि लब ध्वनि और डब ध्वनि को सुनने का यंत्र कौन सा है, तो हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र कौन सा होता है, स्टेथोस्कोप होता है। हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र कौन सा होता है, स्टेथोस्कोप होता है। यहां से एक क्वेश्चन हो रहा था कि हृदय की धड़कन को किससे मापा जाता है, धड़कन को किससे मापा जाता है, हृदय की धड़कन को किससे मापा जाता है। तो आपने नाम सुना होगा एक ध्वनि, रेडियल ध्वनि। नाड़ी गति या फिर हृदय की धड़कन को किस ध्वनि से मापा जाता है, तो रेडियल ध्वनि से तो हृदय की धड़कन मापी जाती है। और एक होती है ब्रेंकियल ध्वनि, बाएं हाथ की बाएं भुजा, बाएं हाथ की बाएं भुजा होती है, उसके अंदर ध्वनि पाई जाती है ब्रेंकियल ध्वनि। ब्रेंकियल ध्वनि से क्या मापी जाती है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, बीपी मापी जाती है। ब्लड प्रेशर कौन सी ध्वनि से मापा जाता है, ब्रेंकियल ध्वनि। बाएं हाथ की बाएं भुजा ब्रेंकियल ध्वनि से, बाएं भुजा की ब्रेंकियल ध्वनि से क्या मापी जाती है, बीपी। और जो दाएं हाथ होता है, दाएं हाथ उसकी रेडियल ध्वनि से कौन सी मापी जाती है, नाड़ी गति मापी जाती है। क्वेश्चन एक बार आएगा 29 जनवरी 2018 जीडी के पेपर में कि डॉक्टर नब्ज देकर क्या मापता है, हृदय की धड़कन को मापता है। डॉक्टर नब्ज मतलब नाड़ी गति से क्या मापता है। देखो मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी होती है, 72 बार मानते हैं, 72 बार प्रति मिनट मनुष्य की धड़कन कितनी होती है, 72 बार प्रति मिनट ही होती है। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए भ्रूण की, तो भ्रूण की होती है 140 से 60। बात करें शिशु की तो शिशु की होती है 120 से 140। अगर बात करें बाल्यावस्था की तो बाल्यावस्था की होती है 100 से 120। और वयस्क मनुष्य में हृदय की धड़कन कितनी होती है, 72 बार प्रति मिनट। आपने नाड़ी दर पूछे कि नाड़ी दर कितनी होती है, तो 72 बार प्रति मिनट होती है। मतलब नाड़ी दर और हृदय की धड़कन क्या होती है, बराबर होगी। जब बराबर होगी तो डॉक्टर वो नाड़ी देकर किसको मापता है, किसको मापता है, नाड़ी गति को देकर किसको मापता है, हृदय की धड़कन को मापता है। और हृदय की धड़कन वो मापता है, वो किससे मापता है, रेडियल धमनी से। तो हमेशा धड़कन को किससे मापा जाता है, रेडियल धमनी से, या नाड़ी गति को किससे मापा जाता है, रेडियल धमनी से। और बीपी को किससे मापा जाता है, ब्रेंकियल धमनी से। बाईं भुजा की ब्रेंकियल धमनी से क्या मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र होता है स्टेथोस्कोप, और ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से। रक्तचाप या रक्तदाब को किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद में कपाट के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आपके आता है वो आता है एसए नोड। हृदय का रिदम किसे कहते हैं, एसए नोड को कहते हैं। एसए नोड और एक नोड होता है एबी नोड। हृदय आवेग करता है, और आवेग किस तरीके से करता है, सबसे पहले एसए नोड से आवेग कहां पे जाते हैं, एबी नोड में जाते हैं। एबी नोड से आवेग कहां पे जाते हैं, हिस्पडल में जाते हैं। और हिस्पडल से कहां पे जाते हैं, पुरकीजे तंतु में जाते हैं। कहां पे जाते हैं, पुरकीजे तंतु में जाते हैं। अभी देखो बात करते हैं एसए नोड की। आता है वो आता है एसए नोड का, भी बनते हैं, एबी नोड से बनते हैं, आवेगों के क्रम से भी बन जाते हैं।
आवेग की तीव्र गति कहां पे होती है? पुरकिंजे तंतु में होती है। आवेग की मंद गति कहां पे होती है? तो वो कहां पे होती है भाई? ए बी नोड में होती है। अभी देखते हैं एस ए नोड के बारे में, बात करते हैं एस ए नोड। एस ए नोड की कपाट के बाद में नेक्स्ट पार्ट आपका आता है एस ए नोड। और एस ए नोड कहां पाया जाता है? पहला किसी ये बात कहां पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है? दाएं आलिंद पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? एस ए नोड होता है वो दाएं आलिंद पर पाया जाता है। एस ए नोड कहां पाया जाता है? दाएं आलिंद पर पाया जाता है। हृदय पर नियंत्रण कौन करता है? एस ए नोड करता है। हृदय पर नियंत्रण कौन सा पार्ट करता है? हृदय पर नियंत्रण, हृदय पर नियंत्रण करता है एस ए नोड। हृदय पर नियंत्रण करने के कारण सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि हृदय का हृदय किसे कहते हैं? हृदय का हृदय, हृदय का हृदय किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? एस ए नोड को कहते हैं। या फिर क्वेश्चन दूसरा आता है हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? तो हृदय का पेसमेकर भी किसे कहते हैं? एस ए नोड को कहते हैं। या फिर गति प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? हृदय के गति प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? गति प्रेरक। तो हृदय के गति प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? एस ए नोड। हृदय का नियंत्रक किसे कहते हैं? हृदय का नियंत्रक किसे कहते हैं या हृदय का नियंत्रण कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? एस ए नोड करता है। हृदय का नियंत्रण कौन करता है? एस ए नोड करता है। ये जो एस ए नोड होता है ये किससे जुड़ा रहता है? कोरोनरी धमनी से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? कोरोनरी धमनी से जुड़ा रहता है। हृदय जो एस ए नोड होता है वो कोरोनरी धमनी से जुड़ा रहता है। और हृदय को रक्त की पूर्ति कौन करवाता है? एस ए नोड करवाता है। एस ए नोड को हृदय की रक्त की पूर्ति कौन करवाता है? कोरोनरी धमनी करवाती है। कोरोनरी धमनी क्या होती है? हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये हृदय की मांसपेशियों तक रक्त नहीं पहुंचाती। ये कहां पे पहुंचाती है? एस ए नोड तक पहुंचाती है। और फिर हार्ट को हृदय की पूर्ति कौन करवाता है? एस ए नोड करवाता है। इसी कारण जब कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम जाए या अधिक हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाए, तो एस ए नोड को ये रक्त की पूर्ति नहीं करवाती है। जब एस ए नोड के पास में रक्त की पूर्ति नहीं होगी तो उसके बाद कौन सा रोग होता है? हार्ट अटैक आता है। हृदयाघात आपने नाम सुना हो, हृदयाघात या हार्ट अटैक क्यों आता है? कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने के कारण या फिर कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जम जाने के कारण क्या होता है? ये ऐसे नोड को रक्त की पूर्ति नहीं करवा पाती और रक्त की पूर्ति नहीं करवा पाने के कारण क्या होता है? हृदय के अंदर संकुचन और शिथिलन होना बंद हो जाता है। और संकुचन और शिथिलन बंद हो जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? हार्ट अटैक आता है। तो ऐसे नोड होता है वो किससे जुड़ा रहता है? तो क्या होता है? कोरोनरी धमनी से जुड़ा रहता है। ऐसे नोड होता है वो कहां से जुड़ा रहता है? कोरोनरी धमनी से जुड़ा रहता है। हृदय का मस्तिष्क किसे कहते हैं? हृदय का मस्तिष्क भी किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? हृदय का मस्तिष्क। हृदय का मस्तिष्क भी किसे कहते हैं भाई? एस ए नोड को कहते हैं। इसके अलावा जब एस ए नोड काम करना बंद कर दे या एस ए नोड है वो खराब हो जाए, एस ए नोड क्या हो जाए? खराब हो जाए, तो खराब होने पर किसका उपयोग किया जाता है? लिथियम की बैटरी लगाई जाती है। एस ए नोड खराब हो जाए तो किसका उपयोग किया जाता है? लिथियम की बैटरी का उपयोग किया जाता है। लिथियम की बैटरी का उपयोग किया जाता है। अब एस ए नोड होता है वो क्या काम करता है? आवेग उत्पन्न करता है। एस ए नोड क्या काम करता है? आवेग उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है? एस ए नोड करता है। हृदय के अंदर आवेग संचरण होता है। आवेग संचरण कहां से शुरू होते हैं? आवेग उत्पन्न होना कहां से शुरू होते हैं? एस ए नोड से शुरू होते हैं। देखो आवेगों का अगर आप गणना देखोगे तो सबसे पहले आवेग कहां से होते हैं? एस ए नोड से होते हैं। आवेग उत्पन्न करने का कार्य होता है सबसे पहले काम करता है एस ए नोड में। एस ए नोड में क्या करता है? आवेग उत्पन्न करता है। एस ए नोड आवेग उत्पन्न करता है। एस ए नोड के बाद में कहां पे जाता है? ए बी नोड में जाता है। इनको ग्रेड कौन करता है? ए बी नोड करता है। और ए बी नोड से आप आवेग को कहां पे जाते हैं? हिस बडल पे जाते हैं। हिस बडल। और हिस बडल से आवेग कहां पे जाते हैं? पुरकिंजे तंतु में जाते हैं। पुरकिंजे तंतु। और पुरकिंजे तंतु से नीलक है। देखो ये क्या काम करता है? एस ए नोड तो आवेग उत्पन्न करेगा। आवेग उत्पन्न करके आवेग को कहां पे जाते हैं? आवेग जाते हैं आलिंद की भित्तियों पर। ये क्या काम करता है? आवेगों को आलिंद की भित्तियों पर पहुंचाता है। आलिंद की भित्तियों पर। और जब आलिंद की भित्ति पर आवेग पहुंचता है तो आलिंद में क्या होता है? संकुचन होता है। क्या होता है भाई? आलिंद में क्या होता है? संकुचन। ऐसे नोड होता है वो आवेग उत्पन्न करते हैं। यहां से आवेग उत्पन्न होने के बाद कहां जाते हैं? आलिंद की भित्तियों पर आवेग संचरित होते हैं। और आवेग आलिंद की भित्ति पर संचरित होते हैं। आलिंद में क्या होता है? संकुचन उत्पन्न होता है। आलिंद में क्या उत्पन्न होता है? संकुचन। जो ये दोनों आलिंद होते हैं
दोनों आलिंद की भित्ति में और आलिंद की भित्ति में क्या होगा, संकोचन उत्पन्न होता है। ये जो दोनों आलिंद होते हैं, आलिंद दोनों आलिंदों के मध्य क्या पाया जाता है, अंतरावेशी पट पाया जाता है। अंतरावेशी पट, अंतरावेशी पट पाया जाता है। और जब भ्रूण होता है, भ्रूण अवस्था में इस अंतरावेशी पट पर एक छिद्र पाया जाता है। भ्रूण अवस्था में अंतरावेशी पट पर एक क्या पाया जाता है, छिद्र। अगर ये छिद्र बंद नहीं हो तो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध रक्त से क्या हो जाता है, मिल जाता है। भ्रूण अवस्था में अंतरावेशी पट पर एक छिद्र पाया जाता है और इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, फोसा आवेरिस कहते हैं। इस छिद्र को क्या कहते हैं, फोसा आवेरिस कहते हैं। अगर ये छिद्र बंद न हो तो अशुद्ध रक्त वो शुद्ध रक्त से क्या हो जाता है, मिल जाता है। और अशुद्ध रक्त से शुद्ध रक्त को मिलने को क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। किस नाम से जाना जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। उसके बाद में एस नोड से कहां पे जाते हैं, आवेग एवी नोड पे जाते हैं। एवी नोड आवेगों का मंद गति, आवेगों की मंद गति कहां पे होती है, तो एवी नोड पे होती है। और आवेगों की तीव्र गति कहां पे होती है, पुरकिंजे तंतु में होती है। तो ऐसे नोड से आवेग कहां पे जाते हैं, एवी नोड ग्रहण करते हैं। और एवी नोड जब ग्रहण करता है तो ये एवी नोड कहां पे पहुंचाता है, नीले की भित्तियों पर जाता है। और नीले की भित्तियों पर जब आवेग पहुंचते तो नीले में संकुचन होते हैं। यहां पे आलिंद पर गिरे तो आलिंद में संकुचन हो रहा था, यहां पे नीले की भित्ति पे जाएंगे तो नीले में संकुचन होगा। नीले में संकुचन होने के बाद में आवेग कहां पे जाते हैं, हिस पटल पे जाते हैं। और हिस पटल से कहां पे जाते हैं, पुरकिंजे तंतु में जाते हैं। कहां पे जाते हैं, पुरकिंजे तंतु में जाते हैं। और पुरकिंजे तंतु होता है, इसमें आवेगों की तीव्र गति। अगर आपसे पूछे कि आवेग की तीव्र गति कहां पे होती है, आवेग की तीव्र गति कहां पे होती है, तो आवेग का तीव्र वेग कहां पे होता है, पुरकिंजे तंतु पे होता है, पुरकिंजे तंतु पे। और आवेग की मंद गति अगर आपसे पूछे कि आवेग की मंद गति कहां पे होती है, तो मंद गति कहां पे होती है, एबी नोड पे होती है। आवेग की मंद गति कहां पे होती है, ये तो होती है एबी नोड पे। और आवेग का तीव्रकरण कहां पे होता है, पुरकिंजे तंतु पे होता है। देखो ऐसे नोड से हमने बताया, ऐसे नोड सबसे पहले आता है ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या काम करता है, दाएं आलिंद पर स्थित है। दाएं आलिंद पर कौन सा नोड स्थित है, ऐसे नोड। हृदय का नियंत्रण कौन करता है, ऐसे नोड करता है। ऐसे नोड का नाम हृदय का हृदय बोलते हैं, पेसमेकर के नाम से जाना जाता है, या फिर हृदय का मस्तिष्क कहते हैं। और हृदय पर नियंत्रण करते हैं, इस माने से हृदय का नियंत्रण भी कर सकते हो, गति प्रेरण भी कर सकते हो। हृदय का हृदय, हृदय का मस्तिष्क, हृदय का पेसमेकर या गति प्रेरक या नियंत्रक के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऐसे नोड को जाना जाता है। फिर ऐसे नोड होता है किससे जुड़ा रहता है, कोरोनरी धमनी से जुड़ा रहता है। उसके बाद आता है ऐसे नोड खराब हो जाए तो किसका उपयोग करता है, लिथियम की बैटरी काम में जाती है। ऐसे नोड होता है वो आवेग उत्पन्न करता है। और ऐसे नोड से आवेग कहां पे जाते हैं, आलिंद की भित्तियों पर जाते हैं। ऐसे नोड से आवेग कहां पे जाते हैं, आलिंद की भित्ति पर जाते हैं। जैसे ही आवेग होते हैं वो आलिंद की भित्ति पर गिरते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, आलिंद में संकुचन होता है। आलिंद में क्या होता है, संकुचन। आलिंद होता है, आलिंद दोनों आलिंदों की दीवार के मध्य एक अंतरावेशी पट पाया जाता है। और भ्रूण अवस्था के अंदर इस अंतरावेशी पट पर एक छिद्र होता है जिसमें क्या बोलते हैं, फोसा आवेरिस कहते हैं। दोनों आलिंदों के मध्य एक अंतरावेशी पट पाया जाता है। और भ्रूण अवस्था में अंतरावेशी पट पर एक छिद्र पाया जाता है। अगर बच्चा जब, ये भ्रूण अवस्था में होता है ये छिद्र कब होता है, भ्रूण अवस्था में। और जब बच्चा पूरा बच्चा तैयार हो जाता है, मतलब भ्रूण से क्या बनता है, बच्चा बनता है। जन्म लेने के बाद में अगर बच्चे के अंदर अगर ये छिद्र बंद न हो, अगर ये छिद्र फोसा आवेरिस के बच्चे में बंद न हो, तो उस बच्चे को कौन सा सिंड्रोम कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। फिर ऐसे नोड से आवेग है वो कहां पे जाते हैं, एबी नोड पे जाते हैं। और एबी नोड इन आवेगों को ग्रहण करता है, वो कहां पे भेजता है, हिस पटल पे भेजता है। और हिस पटल इन्हें कहां पे भेजता है, पुरकिंजे तंतु में भेजता है। आवेग संचरण का तीव्र वेग या फिर आवेग संचरण की तीव्र गति कहां पे होती है, पुरकिंजे तंतु में तीव्र गति होती है। और आवेग संचरण की मंद गति कहां पे होती है, एबी नोड पे होती है। एक क्वेश्चन ये और भी आता है कि हृदय की सक्रियता के लिए क्या आवश्यक है, हृदय की सक्रियता के लिए क्या आवश्यक है, हृदय की सक्रियता। और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भैया, हृदय की सक्रियता के लिए क्या आवश्यक है। तो हृदय की सक्रियता के लिए एक तो सोडियम आयन आवश्यक है, एक पोटेशियम आयन आवश्यक है, एक कैल्शियम। हृदय की सक्रियता के लिए क्या क्या आवश्यक है, सोडियम आवश्यक है, पोटेशियम आवश्यक है और कैल्शियम। ये तीनों ही तत्व क्या काम करते हैं, हृदय की सक्रियता को बढ़ाते हैं। हृदय की सक्रियता को बढ़ाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो आंसर क्या होगा, सोडियम आयन आवश्यक होता है, पोटेशियम आवश्यक होता है और कैल्शियम आवश्यक होता है। ये हो गया अपने पास में ऐसे नोड, एबी नोड मतलब आवेगों का करण। आवेग के करण के बाद में आता है हृदय की धड़कन। धड़कन क्या होती है, जब हृदय धड़कता है, हम तो ये नॉर्मल जानते हैं हृदय की धड़कता है, उसमें धड़कन कहते हैं।
लेकिन वास्तव में हृदय की धड़कन की परिभाषा क्या होती है? प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? धड़कन कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? धड़कन कहते हैं। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। लेकिन अलग अलग प्राणियों में अलग अलग बार धड़कता है। तो कई बार सीधा सीधा लेवल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो धड़कन भी पूछ लेते हैं, जैसे चूहे का कितना धड़कता है, छुछुंदर का कितना धड़कता है, सबसे ज्यादा हृदय किसका धड़कता है, सबसे कम किसका धड़कता है, तो वो देखो सामने। इसमें देखो हृदय की धड़कन की बात करें तो प्रति सेकंड हृदय स्पंदन दर, प्रति सेकंड हृदय स्पंदन दर को हम क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें भ्रूण अवस्था की, भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो भ्रूण अवस्था में धड़कता है 140 से 160 बार प्रति मिनट, 140 से 160 बार प्रति मिनट। भ्रूण के बाद में क्या आता है? शिशु अवस्था आती है। शिशु अवस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो शिशु अवस्था में धड़कता है 120 से 140 बार प्रति मिनट। शिशु के बाद में क्या आती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है? 100 बार प्रति मिनट। और अगर हम बात करें वयस्क मनुष्य की, तो वयस्क मनुष्य में कितनी बार धड़कता है? वयस्क मनुष्य में कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। शिशु अवस्था में कितना धड़कता है? 120 से 140 बार प्रति मिनट। बाल्यावस्था में 100 बार प्रति मिनट। वयस्क मनुष्य में कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट। इसके अलावा अगर आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है तो खरगोश का पूछ सकता है कि खरगोश का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो खरगोश का हृदय धड़कता है 210 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 210 बार। इसके अलावा छुछुंदर का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये आता है 400 से 600 बार प्रति मिनट। एक आपके आता है केंद्रीय पक्षी। केंद्रीय पक्षी का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1000 बार, 1000 बार प्रति मिनट। सर्वाधिक हृदय किसका धड़कता है? केंद्रीय पक्षी का धड़कता है। हृदय 1 मिनट में सर्वाधिक किसका धड़कता है? केंद्रीय पक्षी का धड़कता है। हृदय होता है वो सर्वाधिक धड़कता है 1 मिनट में 1000 बार, सर्वाधिक। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1000 बार। छुछुंदर का भी 600 से 800 बार। छुछुंदर का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 600 से 800 बार और 400 से 600 बार। चूहा होता है चूहे का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 400 से 600 बार प्रति मिनट। अब देखो क्वेश्चन कई बार आता है, मनुष्य साधारण मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य होता है, उसमें 72 बार प्रति मिनट होता है। कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हृदय 72 बार से ज्यादा धड़कने लगता है और कई बार हृदय होता है वो ऐसी कंडीशन होती है कि हृदय सामान्य से कम धड़कता है। तो देखो हृदय का सामान्य से अधिक धड़कना, हृदय का सामान्य से अधिक धड़कना क्या कहलाता है? हृदय का सामान्य से अधिक धड़कना कहलाता है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया। और हृदय का सामान्य से कम धड़कना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्रेडिकार्डिया। हृदय का सामान्य से अधिक धड़कना क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया। और हृदय का सामान्य से कम धड़कना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया। यहां से हृदय से एक क्वेश्चन और आता है कि सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण, कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा? तो सर्वप्रथम की बात करें, सर्वप्रथम मतलब विश्व की बात करें यहां पे, सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण, भारत नाम नहीं दिया आपको और सीधा दे दें कि सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो यहां पे आंसर होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया। और अगर भारत की बात किया कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा।
भारत में प्रथम कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर वेणुगोपाल, एम्स दिल्ली में किया गया था। सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण पूछे तब तो आंसर होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा किया गया था, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में। और ये विश्व में किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड। और सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा रॉबर्ट जार्विक। निर्माण की बात की जाए तो कौन होगा? रॉबर्ट जार्विक। और प्रथम कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और भारत की बात की जाए तो डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा किया गया था। कहां पे? एम्स दिल्ली के अंदर किया गया था। याद रखिए इतनी बात। इसके बाद में आपके आता है एक तो धमनी आती है और एक क्या आती है? सीरा। एक तो क्या आती है? धमनी, एक आती है सीरा। धमनी क्या काम करती है? देखो, धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी क्या कहते हैं? धमनी। और शरीर के विभिन्न भागों से वापस हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? सीरा। हृदय होता है इसके बाईं ओर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और हृदय के दाईं ओर हमेशा कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। याद रखना एक बात, हृदय के बाईं ओर शुद्ध रक्त बहता है और दाईं ओर क्या रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय होता है हृदय चारों ओर एक तरल पदार्थ से घिरा रहता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और ये क्या करता है? हृदय को नरम बनाए रखता है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि हृदय को नरम बनाए रखता है और ये लिपिड के अंदर घिरा रहता है चारों ओर से। और अधर सतह के ऊपर होता है। अधर सतह का मतलब किसी से ज्वाइंट नहीं रहता। अधर सतह के ऊपर होता है। इसकी आकृति होती है शंक्वाकार होती है। शंक्वाकार का मतलब आगे से कैसा होता है? चौड़ा होता है और पीछे से कैसा होता है? संकरा। मैंने आपको इसकी लंबाई भी बताई थी कि इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 और चौड़ाई कितनी होती है? 9 होती है। और इसका वजन कितने ग्राम होता है? 300 ग्राम होता है। तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कहते हैं धमनी। और शरीर के विभिन्न भागों से रक्त पहुंचाने, हृदय तक वापस रक्त लाने वाली वाहिनी क्या कहते हैं? सीरा। अब हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त जाएगा, इसका मतलब रक्त को स्पीड से जाता है। जब रक्त स्पीड से जाता है तो उसकी भित्ति हमेशा क्या होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। तो जो धमनी होती है उसकी भित्ति कैसी होती है? मोटी। और हृदय से वापस जब रक्त आता है तो वो थोड़ा धीरे आता है, इसका मतलब उसकी भित्ति क्या होगी? पतली नहीं चलेगी। तो सीरा की भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। और धमनी की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। दूसरी बात, धमनी जो होती है उसके अंदर क्या नहीं होते? कपाट नहीं होते। और सीरा में क्या उपस्थित होते हैं? कपाट उपस्थित होते हैं। धमनी होती है वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचा रही है। अब हृदय से रक्त जाएगा तो वो कैसा रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त जाएगा। मतलब धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और जब वापस रक्त आता है इसका मतलब अशुद्ध आ रहा है, तो इसका मतलब सीरा में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध और सीरा में अशुद्ध। लेकिन इसका एक अपवाद होता है, पल्मोनरी धमनी और एक होता है पल्मोनरी सीरा। एक होती है पल्मोनरी धमनी और एक होती है पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी धमनी होती है वो क्या काम करती है? पल्मोनरी धमनी का दूसरा नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या काम करती है? पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध बहता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में कैसा होता है? अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी सीरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है लेकिन बाकी सभी सीरों में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कौन सी धमनी कहते हैं? कोरोनरी धमनी। हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या बोलेंगे? कोरोनरी धमनी बोलते हैं। और ये कोरोनरी धमनी होती है हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाएगी। कहां तक पहुंचाएगी? मैंने भी बताया था, ऐसे नोड तक। और ऐसे नोड कहां पर पहुंचाता है? हार्ट को हृदय की कुर्सी पर। जो धमनी होती है धमनी, इस धमनी का आकार कैसा होता है? धमनी का आकार होता है, कलर होता है, रंग की बात करें धमनी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। धमनी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और सीरा का रंग कैसा होता है? सीरा होता है नीले कलर की। धमनी लाल रंग की होती है और सीरा कैसे रंग की होती है? नीले रंग की होती है। इसके अलावा जो भी ग्लूकोज लगाए जाते हैं, दवा लगाई जाती है, ग्लूकोज या फिर दवा, आपने देखा होगा आप इंजेक्शन लगाते हो ग्लूकोज या फिर दवा, ग्लूकोज लगाया जाता है। तो ग्लूकोज और दवा हमेशा किस में लगाए जाते हैं? सीरों में लगाए जाते हैं। और इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात धमनी का जो रक्त होता है वो कहां पे आ जाता है? सीरा में। मृत्यु के पश्चात रक्त है वो कहां पे आएगा भाई? सीरा में। मृत्यु के पश्चात या मरणोपरांत है वो धमनियों से रक्त कहां पे पहुंच जाता है? सीरों में पहुंच जाता है। इसके अलावा बात करें कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी, उदरीय महाधमनी जिसे बोलते हैं। कौन सी धमनी होती है? महाधमनी होती है उदरीय महाधमनी। उदरीय महाधमनी ये सबसे बड़ी धमनी होती है। और सबसे बड़ी सीरा पूछे तो महासीरा। कौन सी महासीरा? पश्च महासीरा। कौन सी महासीरा होती है? वो पश्च महासीरा। सबसे बड़ी धमनी पूछे तो उदरीय महाधमनी और सबसे बड़ी सीरा पूछे तो क्या होगी? पश्च महासीरा। हृदय की धड़कन को किससे मापा जाता है? अब इसके लास्ट जो पॉइंट बनता है वो यही बनता है, रक्तचाप या फिर रक्तदाब का। हार्ट का जो पार्ट होता है इसमें लास्ट पार्ट है वो है रक्तचाप या रक्तदाब का, ब्लड प्रेशर का।
हम बात करें तो पूरे हृदय की बात कर रहे थे। हृदय का सामान्य से तेज धड़कना टेकिकार्डिया। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। लेकिन मनुष्य के अंदर रक्तचाप आपसे पूछे तब आप 72 बार मत कर देना, क्योंकि रक्तचाप एक अलग लिमिट होती है जो 2 प्रकार से होता है। एक होता है सिस्टोलिक और एक कौन सा होता है? डायस्टोलिक। एक होता है उच्च रक्तचाप और एक होता है निम्न रक्तचाप, संकुचित और शिथिलन। तो देखो सामने बात करते हैं रक्तचाप की। रक्तचाप या फिर रक्तदाब से आप बोलते हो ब्लड प्रेशर, बीपी बोलते हो। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर होता है। रक्तचाप या रक्तदाब, पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि मनुष्य में सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। रक्तचाप को किससे मापा जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर से। किससे मापा जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। मनुष्य का रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। देखो रक्तचाप या रक्तदाब को मापा जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर से, लेकिन यहाँ पे देखो अपने पास में क्या बन रहा है? केवल मैनोमीटर बन रहा है। केवल मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों में दाब। अगर आपसे पूछे रक्तदाब किससे मापा जाता है, तो रक्तदाब मापने का यंत्र क्या होता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। और केवल क्या पूछे गैसों में दाब किससे मापा जाता है, तो आंसर क्या होगा? मैनोमीटर से। मैनोमीटर से गैसों में दाब और स्पिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप या रक्तदाब को मापा जाता है। कितनी बात ध्यान में रह जाएगी? रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर से। और गैसों में दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। अब आता है क्वेश्चन रक्तचाप का सामान्य से तेज होना और रक्तचाप का सामान्य से कम होना, मतलब बीपी हाई और बीपी लो। रक्तचाप सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक होना। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन और रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हाइपरटेंशन। मैंने अभी आपको बताया था हृदय होता है ना, हृदय सामान्य से अधिक, हृदय सामान्य से अधिक धड़कता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य से अधिक धड़कता है तो उसे हम बोलते हैं टेकिकार्डिया। और सामान्य से कम धड़कता है तो उसे क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया। हृदय का सामान्य से अधिक धड़कना टेकिकार्डिया कहलाता है। हृदय का सामान्य से कम धड़कना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया। और रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन, रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन कहलाता है। रक्तचाप को किससे मापा जाता है? तो ब्रेंकियल धमनी से रक्तचाप को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बाईं भुजा की ब्रेंकियल धमनी से रक्तचाप को मापा जाता है। हृदय की धड़कन को किससे मापा जाता है? तो रेडियल धमनी से मापा जाता है। धड़कन को किससे मापा जाता है? रेडियल धमनी से। और रक्तचाप को किससे मापा जाता है? ब्रेंकियल धमनी से। अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है। अम्ल के सेवन से और लवण के सेवन से हृदय की गति बढ़ती है और क्षार के सेवन से हृदय की गति क्या होती है? कम होती है। इसके अलावा देखो यहाँ से रक्तचाप की बात करते हैं तो दौड़ते समय या परिश्रम करते समय क्या होता है? रक्तचाप में वृद्धि होती है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो सोए हुए व्यक्ति की अपेक्षा खड़े व्यक्ति का रक्तचाप हमेशा क्या मिलेगा? आपको ज्यादा। ब्लड प्रेशर आप चेक कर रहे हो तो अगर व्यक्ति सो रहा है तो सोए हुए व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, बजाय अगर वो खड़ा हो जाए तो खड़े व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दौड़ते समय ज्यादा होता है। परिश्रम आप कर रहे हो, कोई आप काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका रक्तचाप भी क्या होगा? अधिक होगा। एक देखो आपने सुना होगा पुरुषों में हार्ट अटैक ज्यादा आता है, महिला में कम आता है। पुरुषों में हार्ट अटैक ज्यादा आता है महिला की बजाय। महिला में हार्ट अटैक कम क्यों आता है? महिला में रक्तचाप कम होने का मुख्य कारण क्या होता है? महिला के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। महिला में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो स्रावित होता है ये क्या काम करता है? कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या करता है? कम करता है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी तो हार्ट अटैक ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा? कम आएगा, क्योंकि हार्ट अटैक आने का मुख्य कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना हार्ट अटैक का मुख्य कारण होता है। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन महिलाओं में स्रावित होता है वो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होने के कारण महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा हार्ट अटैक लेके आता है, कम आता है। इसी के साथ आपका रक्त का पार्ट पूरा हो गया।
रक्त में आपके नर्सिंग असिस्टेंट होता है, जीडी है, या राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, या रेलवे के अंदर, या फिर लेब असिस्टेंट के अंदर भी रक्त से इससे बड़ा टॉपिक कुछ नहीं है। रीड तक का मैटर है वो इसी से आता है, रीड तक का मैटर वो इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे के अलावा जो मैंने आपको 4-5 क्लास के अंदर रक्त का पूरा पार्ट पढ़ा है, इससे बाहर में क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके रेगुलर में। थोड़ा सा फास्ट भी तो करवाए, क्योंकि भाई पूरा एकदम आराम से तो क्लास में मिलेगा आपको, वीडियो के अंदर तो वैसे मिलता नहीं है। ठीक है, तो पूरा नॉर्मल वे के अंदर आपको थोड़े थोड़े इसी प्रकार से समझाते जाए। 2-4 बार अगर आप इसे सुनोगे तो ये मैटर पूरा तैयार भी हो जाएगा। और क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं है कि क्वेश्चन इससे ज्यादा हाई लेवल के अंदर आपके अभी तक क्वेश्चन पेपर में आए भी नहीं। थोड़ा सा ढंग से देख लेना, ढंग से समझोगे, 2-3 बार से देखोगे तो उसके बाद डीयू के क्या होता है, साइंस का पार्ट सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आर्ट्स के अंदर राजस्थान पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले, आर्मी वाले में साइंस का पार्ट नहीं होता, तो थोड़ी सी पढ़ने में मुश्किल जरूर होती है, लेकिन इतना भी मुश्किल पार्ट नहीं है। आप देखोगे बायोलॉजी का सबसे सरल पार्ट होता है वो रक्त होता है, और कभी पेपर उठा के देख लेना पुराने, उनमें आपको रोग, विटामिन और रक्त से क्वेश्चन पक्का मिल जाता है। रोग में से क्वेश्चन आता है, विटामिन में से क्वेश्चन आता है, और रक्त में से क्वेश्चन आता है। वो आप कोई भी एग्जाम देख लो, इन सारी एग्जाम के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। और जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हो आपकी एग्जाम के लेवल के बताए जा रहे हैं। थोड़ा सा मैटर टफ लगेगा आपको एक बार देखोगे तो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी स्पीड भी लगेगी, यार स्पीड से चल रहा है मैटर, बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है। लेकिन साथ में क्या होता है, क्लास में तो क्या होता है, साथ साथ में समझाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, लिखाते हैं, तब साथ साथ में एक बार थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप इसे भी 3-4 बार अगर आप सुनोगे, 3-4 बार आप देखोगे तो आपको पूरा मैटर आराम से तैयार हो जाएगा। लगातार कोई भी टॉपिक है वो आप रेगुलर उस टॉपिक को पूरा 0 लेवल से लेकर लास्ट टाइम तक पढ़ोगे तो टॉपिक समझ में आएगा। बीच में 2 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, 5-7 मिनट समझ लिया, कल एक दिन क्लास में, दूसरे दिन क्लास में, दूसरे लोग आपको ही फिर आपको आप उससे ढंग से तैयारी भी नहीं हो पाएगी। और किसी भी चीज के लिए अगर आपको पूरा तैयार होना है तो तैयार होने के लिए आपको मेहनत तो जबरदस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरिट है वो एक तो एग्जाम हो नहीं रही। और जब आप एग्जाम देखते हो, पुराने जो एग्जाम होते हैं 5 साल पहले जो एग्जाम होती थी उनकी मेरिट देखो, आज की मेरिट देखो, रात दिन का अंतर आ रहा है। अंतर आने का मेन कारण ये होता है कि 70% लड़के होते हैं आराम से सोचते हैं यार एग्जाम तो होगी नहीं होगी तो देखेंगे। 30% लड़के हैं वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ते रहते हैं, फिर थोड़ी बहुत ही पेपर आउट वाला सिस्टम होता है, उससे थोड़ी मेरिट हाई चली जाती है। दूसरी बात ये होता है कि पेपर लेवल का आता है, पेपर में आपको ये आपने देखा होगा कई बार ऐसा लगता है कि यार नोट्स में से नहीं है, किताब में से नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन अभी जो रेगुलर आ रहे हैं वो आप एनसीईआरटी गाइड उठा के देख लेना। साइंस के अंदर जो क्वेश्चन है वो साइंस की किताब में 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की अगर आप पूरी किताब उठा के देखोगे तो उन्हीं में से क्वेश्चन बन रहे हैं। और आज का तो 9th क्लास है, 10th क्लास है, उनके अंदर भी इतना स्टैंडर्ड आ गया कि कॉलेज से पहले कॉलेज में नहीं होता था। और पेपर का जो लेवल है वो आपको लेवल शानदार मिलेगा। कभी पेपर के अंदर हल्के में क्वेश्चन मत देना कि आप ये सोच रहे हैं साइंस के तो 7-8 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के भाई जैसे नर्सिंग में से साइंस के सबसे ज्यादा आते हैं, पुलिस वाले सोचते हैं कि 5-6 क्वेश्चन आएंगे, आर्मी वाले 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 का तो लेवल ये नहीं रहेगा। लेकिन आप पीछे के पुराने पेपर उठा के देखते हो, 7-8 पेपर उठा के देखो तो आपको हर पेपर में लेवल बढ़ता ही मिलेगा कि इस पेपर में ये लेवल, आगे वाले में वो भी लेवल। पेपर टफ बनेगा पूरा, तो आप तैयारी को रेगुलर करते हो। और क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जिस तरीके से क्वेश्चन मैं अभी तक आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, कई लड़के ऐसे सोचते हैं कि यार डायग्राम से समझाते तो और भी अच्छा रहता, ये समझाते तो और भी अच्छा। साइंस वालों के लिए डायग्राम से समझना अच्छा है, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स वालों को कुछ भी समझ में नहीं आती, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तब मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा रहा हूं, जैसे यहां पे सिग्मा मैनोमीटर सामान्य से दिखोना है, सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे रक्तचाप से क्वेश्चन बन गया, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mm होता है, किससे मापा जाता है, इसमें मैनोमीटर से मापा जाता है। अगर 120 से 80 mm मतलब ये हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, वो 150 से अधिक होती है। हाई वाली सीरीज है 150 से अधिक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। और ये जो 80 वाली सीरीज है वो अगर 50 से कम आ जाएगी तो हाइपोटेंशन आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है सीधा सामान्य रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन। रक्तचाप को किससे मापा जाता है, ब्रेकियल धमनी, बाईं भुजा की ब्रेकियल धमनी से मापा जाता है। ये क्वेश्चन ही बने, इसके अलावा यहां से क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया, महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन किस तरह, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल किस तरह को कम कर देता है, इस कारण महिला में हार्ट अटैक आता है। सीधा सीधा जो क्वेश्चन आपको मैटर जो समझाया जाएगा उसमें उतना ही बताया जाएगा कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आप उसका आंसर करो। और ये तैयार आपका मैटर तभी होगा जब आप उसको रेगुलर देखते रहोगे। एक चीज अगर आप उसको आज पढ़ लिया, आज के बाद 3 दिन बाद में उसको वापस पढ़ रहे हो, 7 दिन बाद में पढ़ लोगे, 15 दिन बाद में पढ़ रहे तो 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 6 महीने बाद में, वो आप अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे। जैसे आज आपने पढ़ा है और आज पढ़ने के बाद में आपने अगर उसको 1 महीने तक छेड़ा ही नहीं तो क्या आपको वो याद रह जाएगा? 1 महीने बाद में आपके सेम वैसी कंडीशन हो जाएगी जो आप पहले दिन पढ़ रहे थे वैसे। लेकिन अगर आप उसी को हर 4-5 दिन से आप उसको रिपीट करते जाओगे तो लास्ट एंड तक आपकी जब एग्जाम आएगी तो आपको ऐसे ही लगेगा कि यार पेपर तो एकदम जीरो लेवल है, पेपर में लेवल कुछ भी नहीं है।
वरना आपको ये तो लगेगा यार सुना हुआ तो है, नाम तो सुना हुआ है, लेकिन नाम कौन सा सुना है वो पता नहीं है। जैसे सपोज करो आपने स्पिगमो मैनोमीटर भी सुन लिया, मैनोमीटर भी सुन लिया, स्टेथोस्कोप भी सुन लिया, सारे के सारे पेपर में आ गए। अब वहां पे दिक्कत कंफ्यूज ये होता है आपने कि यार स्पिगमो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से क्या सुना जाता है। नाम तो तीनों ही सही है, तीनों ही साइंस में सुने, लेकिन वहां पे तीनों सेम लगेंगे। जैसे कार्डियोलॉजी आ गई, मेट्रोलॉजी आ गई, हिस्टोलॉजी आ गई, सारे के सारे लॉजी सब में मिलेगा, तो अध्ययन कौन से का अध्ययन कौन सा होता है वो आपको तैयार करके हो पाएगा जब आप उसको रेगुलर चेक कर रहे हो। और रेगुलर पढ़ने का मतलब है कि सिलेक्शन लेना, वरना तो ये सोचने में मत कि हमारा सिलेक्शन। अब आर्मी वाले के लड़के सोच रहे कि एग्जाम 12 महीने से नहीं हो रही, लेकिन मेरे को बताओ आपको 10 दिन पहले ये बोल दिया जाए कि आपकी इतनी तारीख को एग्जाम होगी, क्या आप 10 दिन में पूर्ण हो जाओगे? 10 दिन में परिपूर्ण हो जाओगे? या आप कई लड़के ऐसे लड़के हैं, जो लड़के यहाँ से गए थे उस टाइम पे 50 में से आप 47-48 क्वेश्चन का स्कोर कर रहे थे। आज के दिन उनकी कंडीशन ये है कि 50 क्वेश्चन में से वो 25, 27, 28 तक पहुंच रहे हैं। और जब पेपर का प्रेशर होता है ना, तो क्लासरूम के अंदर 27-28 करना पेपर के अंदर 27-28 करने के बराबर नहीं होता। वहां पे 27-28 होते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ये रहता है क्लासरूम के अंदर तो हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना क्या होगा। और वहां पे आप अंडर प्रेशर रहते हो कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये धड़कन वैसे कम कभी रहती है। आप भरते हो बीओ भरा जाता सीए गलती से, तो 2 4 5 क्वेश्चन आते हो तो वैसे गलत हो जाता है, तो वहां पे तो और भी कम स्कोर मिलेगा। आप अगर क्लासरूम में 47-48 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल पेपर में वहां पे आप 42-43 क्वेश्चन पे पहुंच पाओगे। तो आप अगर रेगुलर स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो स्कोर बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यूस क्लास भी लेनी पड़ेगी, कंटिन्यूस पूरा मैसेज तैयार करना पड़ेगा। पेपर करने का तरीका होता है, पेपर के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर अगर आपको बनाना है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। जितने आप ज्यादा टेस्ट दोगे उतने तो आपके लिए भी और भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन थोड़े दिनों में जल्द ही एक बार जैसे लाइव वाला सिस्टम चालू हो जाएगा, उसके बाद में आपके पास में टेस्ट सीरीज देने की डेली टेस्ट सीरीज, जैसे एक आर्मी का पेपर हो जाएगा, जीडी का हो गया, तलबे का हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट का हो जाएगा, जो लैब असिस्टेंट में हो जाता है उसका हो जाएगा, और साथ में जैसे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस वालों के लिए हो जाएगी। एक पेपर की सीरीज है वो रोज चलती रहेगी, उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन पेपर देने का फायदा भी तभी है जब मान लो सपोज वहां पर रखा आपका पूरा पार्ट तैयार है, फिर अगर आप रख में से कोई टेस्ट दे रहे तो आपको क्वेश्चन आएंगे, वरना तो आप तुक्के मारोगे, और तुक्के मारने से कोई फायदा नहीं होगा। तुक्के मारने से कोई फायदा नहीं होगा। आपने किताबों के अंदर पेपर पढ़े होंगे, तो पेपर किताबों में पेपर पढ़ रहे हो, किताबों को ट्यूशन पढ़ रहे हो, जितना मैटर हमने रख का पढ़ा, इससे बाहर कोई ट्यूशन पढ़ाया गया? इनसे बाहर कोई ट्यूशन पढ़ा है? बाहर ट्यूशन बचा ही नहीं है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा है, तो आप पढ़ोगे कहां से? और जब आपने इसको पूरे को तैयार कर लिया तो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है, सिलेक्शन 100% सिलेक्शन लेना है, तो उसके बाद मेहनत भी आपको 100% के अनुसार ही करनी पड़ेगी। आप सिलेक्शन अपना 100% करना चाहते हो तो आपको मेहनत 100% नहीं 200% करनी पड़ेगी। आपसे जितनी ज्यादा हो सके आप रोज बढ़ाओगे। जैसे आज आपने 3 घंटे पढ़े, फिर 3.5 करो, 4 करो। आप अगर एक दिन ही 12-12 घंटे पढ़ रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 3 दिन पढ़ते हो। वो कंडीशन हो जाती है आपने पढ़ना शुरू किया, नई किताब लेके आते हो, पहले दिन उसी किताब के लगे, दूसरे दिन उसी, तीसरे दिन उस किताब को रख देते, उसके बाद उस किताब को छेड़ देंगे। नई का शौक रहता है, पुरानी होती भूल जाते हो। लेकिन काम हमेशा पुरानी करने पर ही आएगी, वो नई कभी भी काम में नहीं आती है। नई को आप ला के रख दो तो क्या काम आएगा? कोई काम नहीं। तो पुरानी को आपको उसको थोड़ी थोड़ी करनी होगी। पुरानी ऐसा करने नहीं है कि उसको घुमाते रहो, मोड़ते रहो, तोड़ते रहो, नहीं, उसको काम में लो आप, और काम में पढ़ के लेनी है आपको। वो ऐसे नहीं है कि हाँ काम में लेते हैं, रोज सर के नीचे लगा के सो जाते हैं, कभी सोते हैं तो ऊपर रहती है, कभी आप उसके ऊपर, कभी वो आपके ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे चलती रहेगी तो गाड़ी गड़बड़ आ जाएगी। रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी। रक्त का पार्ट आपका पूरा हो गया, इससे बाहर रखने कुछ नहीं है। और विशेष तौर से बता दूं, नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए तो शानदार है, इससे अच्छी क्लास उनके लिए होगी भी नहीं। तो पहले का जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़ने वाला एक बार ये देख, उसके बाद वापस एकदम पूरा रख कर तैयार है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में।